बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 मेंटल हेल्थ एंड इलनेसेस स्टार्ट किया हुआ है। उसमें से उसका लेक्चर 1 जो कि हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री पे है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर के साथ कवर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को मिडिल एजेस, जो कि यूरोप में किस तरीके से वो मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट था मिडिल एजेस में यूरोप के अंदर, तो वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि यूरोप के अंदर जितने भी लोग थे मिडिल एजेस में, उन्होंने क्या किया कि अपने चर्च के अथॉरिटी को बरकरार रखने के लिए जो साइंटिफिक अप्रोच थी, जो नेचुरल काजेज़ की बात हो रही थी, उन सब पे उन्होंने बैन लगाया और दोबारा से वही सुपर नेचुरल काजेज़ का उन्होंने कहा कि मेंटल डिसऑर्डर्स के सुपर नेचुरल काजेज़ होते हैं और इनकी ट्रीटमेंट जो है वो भी इसी तरीके से इनकी रिलीजियस बेस पे ट्रीटमेंट होनी चाहिए और ये चर्च के अंदर पादरी लोग जो है वो करेंगे। और जितने भी साइंटिफिक जो बातें थोड़ी सी निकली हुई थी क्लासिकल एरा के अंदर, उन सब को इन लोगों ने बैन कर दिया था। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था कि यूरोप में मिडिल एजेस के दौरान यही जो है सारे काम हुआ था। तो इसीलिए हम यूरोप के अंदर जो मिडिल एजेस का दौर है उसको हम कहते हैं कि ये एक डार्क एरा थी। अब यहाँ पे इस स्लाइड में दिया गया है कि मिडिल एजेस के दौरान जो मिडिल ईस्ट है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट और क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से की गई मेंटल डिसऑर्डर्स की। तो लिखा है, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इस्टेब्लिश इज़ बगदाद इन 792 AD। 792 AD में फ़र्स्ट हॉस्पिटल बगदाद के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ। ये MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती है, स्टूडेंट्स को अपनी याद रखना है। एविसीना द प्रिंस ऑफ फिजिशियन, एविसीना जो कि फादर ऑफ मेडिसिन भी इनको कहा जाता है, प्रिंस ऑफ फिजिशियंस भी इनको कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक काम किए थे, जिसमें इनके जो साइंटिफिक काम थे उनमें कंटाजियस डिजीज़ पे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे इसके बहुत सारे काम मिलते हैं, इसीलिए इनको प्रिंस ऑफ फिजिशियन का जो है वो नाम दिया गया है। रोट द कैनन ऑफ मेडिसिन, इन्होंने एक बुक लिखी थी कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से। उसमें इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाइड एंड डिफाइन डिजीज़ एंड देयर काजेज़, बहुत सारे डिजीज़ को क्लासिफाई भी किया था और उनके काजेज़ भी बताए थे। रिफर टू हाइस्टेरिया, मैनिक रिएक्शन एंड मेलनकोलिया, इसने भी उसी तरह हिपोक्रेटिस ने जिस तरह वो क्लासिफाई किया था डिजीज़ को, तो इसी तरह इन्होंने भी सेम क्लासिफिकेशन दी थी कि हाइस्टेरिया होते हैं, इसके अलावा मैनिक रिएक्शन होते हैं जो जिसमें बंदा जो है बहुत ज़्यादा यूफोरिया में चला जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, एनर्जी फील करता है। और मेलनकोलिया का जो मेजर डिप्रेशन है उसका भी बताया था। तो इस तरह 3 क्लासिफिकेशन इन्होंने की थी। Ahead of his time, he described the symptoms and complication of diabetes and asserted that tuberculosis was contagious, which was argued by Europeans. Turned out he was right. तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, मिडिल ईस्ट में ये जो एविसीना थे जिन्हें प्रिंस ऑफ फिजिशियन कहा जाता था, तो इन्होंने उस टाइम उस ज़माने में अपने दौर में इन्होंने इस बात का जिक्र किया था, इस बारे में बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस जो है कंटाजियस डिजीज़ है। डायबिटीज़ का इन्होंने बताया था, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स बताए थे। इसको भी जो यूरोपियंस थे डार्क एरा वाले, उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ग्यू किया था, इस पर बहस मुबाहिसा किया था, इसको बैन किया था। लेकिन ये जो थे ये ट्रूथ है, इनकी बात जो है वो ठीक थी कि ट्यूबरक्लोसिस जो है कंटाजियस डिजीज़ है और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन सिम्टम भी इन्होंने उस टाइम ठीक दिए थे। कंपेयरिंग मेंटल हेल्थ इन यूरोप एंड चाइना ओवर टाइम। अब यूरोप और चाइना में चाइना जो है इनमें कंपेयरिंग है कि मिडिल एजेस में उस टाइम यूरोप में मेंटल हेल्थ के बारे में जो कंसेप्ट्स चलती आ रही थी और चाइना में जो कंसेप्ट्स चलती आ रही थी, इनके अगर हम कंपैरिजन करें तो यूरोप में मिडिल एज जो है वो, उसे मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट्स अभी भी पिछले वीडियो लेक्चर में भी, कि उसको डार्क एरा का नाम दिया गया था, क्योंकि वो नेचुरल काजेज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, वो सुपर नेचुरलिटी की तरफ रिटर्न हो गए थे। लेकिन यहाँ जो चाइनीज़ है इनका बिलीव नेचुरल काज पे था। इसी टाइम मिडिल एजेस के दौरान चाइनीज़ जो थे चाइना में, इनका बिलीव नेचुरल काज पे था। ये लोग कहते थे कि तमाम चीज़ें जो है यूनिवर्स में
तो ये एक दूसरे को बैलेंस करती है। चाइनीज़ लोगों का यही कहना था कि इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए हैं। इन्होंने कहा कि एक फ़ोर्स के लिए इस कायनात में उसकी काउंटर फोर्स जो है वो मौजूद होती है, हर एक फ़ोर्स के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर दुनिया में मेल है तो उसके काउंटर फोर्स में फ़ीमेल है। इन्होंने कहा कि अगर दुनिया में आग है तो उसके काउंटर फोर्स में पानी है, अगर आसमान है तो उसके लिए ज़मीन है, अगर रोशनी है तो उसके लिए जो है डार्कनेस भी है। इनका ये जो कंसेप्ट था कि हर एक फ़ोर्स के लिए काउंटर फोर्स होता है, जैसे आग के लिए पानी, दिन के लिए रात और ज़मीन के लिए आसमान। इस कंसेप्ट को कहा जाता है डुअलिस्टिक कॉस्मोलॉजी ऑफ चाइनीज़। डुअलिस्टिक कॉस्मोलॉजी ऑफ चाइनीज़ के नाम से इनका ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इन दो फोर्सेस को यिन और यांग का नाम दिया हुआ था। देखिए लिखा है, early Chinese medicine was based on natural causes imbalance in yin and yang. Treatment was aimed at restoring this balance. यानी इन लोगों ने कहा कि ये जो कायनात में जो टू फोर्सेस है जो कि एक जो है वो दूसरे का काउंटर फोर्स है, तो इन दोनों को हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। और अगर ये बैलेंस इनकी जो है वो कहीं कहीं से एब्रप्ट हो जाती है, कहीं से इनकी बैलेंस ख़राब हो जाती है, तो फिर जो है वो मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट होते हैं, ये इनका कहना था। इन्होंने जो यिन है इसको नेगेटिव आस्पेक्ट कहा कि ये फेमिनाइन आस्पेक्ट है, नेगेटिव आस्पेक्ट है, डार्क आस्पेक्ट है, लोवेस्ट आस्पेक्ट है। और जो यांग है उसके लिए इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव आस्पेक्ट है, ब्राइट आस्पेक्ट है, मस्कुलाइन आस्पेक्ट है, मेलहुडनेस इसमें है, हायर रेंज है, ये हायर आस्पेक्ट है। इस तरह यांग के लिए कहा। और ये कहते थे कि ये जो यिन और यांग है, एक को ये लोवेस्ट आस्पेक्ट और एक को हायर आस्पेक्ट का वो दर्जा दिया था, और कहा कि इनमें हमेशा जो है वो प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। अगर इनमें इनबैलेंस आ जाती है तो फिर जो है वो इंसान के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो पैदा हो जाती है, स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर इनको बैलेंस करने के लिए इन्होंने जो ट्रीटमेंट रखी थी वो ट्रीटमेंट भी ऐसी थी कि एक इनके इन्वायरमेंट को देखा जाए और इनके जेनेटिक फैक्टर्स को देखा जाए, और उनको देखते हुए इनके इन्वायरमेंट के थ्रू जेनेटिकल फैक्टर्स के थ्रू दोबारा से वो बैलेंसिंग की जाए। अगर दोबारा से बैलेंस हो गई यिन और यांग में, तो फिर दोबारा से वो बंदा जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए, अर्ली चाइनीज़ मेडिसिन वाज बेस्ड ऑन नेचुरल काजेज़ पे इनका बिलीव था। इम्बैलेंस इन येन एंड येंग, ये येन और येंग में जब इम्बैलेंस हो जाए तो मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट होती हैं। ट्रीटमेंट वाज एम्ड एट रीस्टोरिंग दिस बैलेंस, और ट्रीटमेंट भी इनका ये था कि इसी जो इम्बैलेंसिंग है इसमें दोबारा से बैलेंस जो है वो लाया जाए। ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी चंगचिंग wrote on physical and mental illnesses based on his clinical observation. चंगचिंग के भी एक फिजिशियन हुआ करते थे उस टाइम के। तो सेकेंड सेंचुरी में इन्होंने क्या किया, मेंटल इलनेसेस और फिज़िकल इलनेसेस इन दोनों पे इन्होंने लिखा, और अपने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लिखा कि मेंटल इलनेसेस जो है वो किस तरीके की होती है और फिज़िकल इलनेसेस किस तरीके की होती है। ही बिलीव दैट बोथ फिजिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट मेंटल एंड दैट ट्रीटमेंट शुड टारगेट बोथ। इन्होंने कहा कि ये जो दोनों फिज़िकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। फिज़िकल फैक्टर्स का भी एक इंसान के मेंटल इलनेसेस पे इन्फ्लुएंस होता है, और उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है। तो इसीलिए अगर ट्रीटमेंट की जाए तो इन दोनों को ट्रीट किया जाए, फिज़िकली भी उनको ट्रीट किया जाए और एनवायरमेंटली भी उनको ट्रीट किया जाए, ताकि वो दोबारा से जो है बैलेंसिंग उनमें आ सकें। ड्यूरिंग द चाइनीज़ मिडिल एज मेडिसिन रिग्रेस टू बिलीव दैट मेंटल इलनेसेस वाज कास्ड बाय सुपरनेचुरल रदर देन नेचुरल फोर्सेस। अब देखिए कि ड्यूरिंग द चाइनीज़ मिडिल एजेस के दौरान उस टाइम क्या हुआ कि मेडिसिन रिग्रेस टू बिलीव, ये जो मेडिकल फील्ड थी ये जो है पीछे हट गई। रिग्रेस कहते हैं स्टूडेंट्स, रिग्रेस्ड मींस के पीछे हटना, पीछे हट गई, रिग्रेस हो गई कि इस बिलीव से कि मेंटल इलनेसेस जो है वो सुपर नेचुरल उनके काज होते हैं। यानी वो जो बिलीव थी कि नेचुरल फोर्सेस नहीं होते हैं, सुपर नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जो स्टोन एजेस के बिलीव थे। तो ये जो चाइनीज़ मिडिल एज है उस टाइम ये रिग्रेस्ड हो गए, पीछे हट गए, पीछे रह गए, और ये लोग जो है वो नेचुरल काजेस को मानते थे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई
रिफॉर्मेशन, ट्रीटमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसाइलम्स। एसाइलम्स कहते हैं स्टूडेंट्स पागल खाने को एसाइलम्स कहा जाता है। तो उस टाइम क्या हुआ करते थे कि ये डिफरेंट एसाइलम्स हुआ करते थे जिनमें इन पेशेंट्स को, जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स थे, इनको रखा जाता था। लिखा है प्लेसेस टू warehouse troublesome people used harsh tactics to control unruly or excited patient। ये ऐसे जगह थे कि जिसमें ऐसे लोग जो कि तकलीफ़ देह होते थे, troublesome कहते हैं तकलीफ़ देह होने को, मुसीबत में आने को, यानी जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर हो जाती थी तो वहाँ पे इन लोगों को रखा जाता था। और क्या किया जाता था? हर्श टेक्टिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स के सख्त हिकमत अमली को, यानी यहाँ पे ये एसाइलम्स बनाए गए थे इन लोगों को रखने के लिए, लेकिन इन पे सख्ती की जाती थी उस टाइम। इसके अंदर वो क्या करते थे, ये जो उनकी अनरूली या एक्साइटेड पेशेंट होते थे, अनरूली कहते हैं काबू में नहीं आने वाले को अनरूली कहते हैं। जो जिन पेशेंट को ये काबू नहीं कर पाते थे, जो एक्साइटेड एजाइटेटेड पेशेंट होते थे, तो उनके साथ ये क्या करते थे? हार्श टेक्टिक्स करते थे, बहुत सख्त हिम्मत अमली करते थे, बहुत ज़्यादा जो है उन पे सख्ती करते थे, उनको रिस्ट्रिक्ट करते थे इन एसाइलम्स के अंदर। बेथलेम मोनेस्ट्री ऑफ सेंट मैरी ऑफ बेथलमैन इन लंदन कमीशन्ड बाय किंग हेनरी 8 1547। तो क्या हुआ था कि ये बेथलेम जो है, सेंट मैरी ऑफ बेथलेम, ये एक हॉस्पिटल का नाम है लंदन में। इसी तरह एसाइलम उस टाइम इनको कहा जाता था। तो ये किंग हेनरी जो थे, किंग हेनरी 8, उन्होंने 1547 को बनाई हुई थी। इसमें क्या था? डिप्लोरेबल कंडीशंस, डिप्लोरेबल कहते हैं अनएक्सेप्टेबल या फिर डिसग्रेसफुल कह सकते हैं, कि इसके अंदर ऐसे कंडीशन थे जो कि काबिल कबूल नहीं है अगर सोचा जाए इन पे। यानी वोयलेंट पेशेंट्स पुट ऑन डिस्प्ले, जो वोयलेंट पेशेंट्स थे, जो बहुत ज़्यादा जो है एजाइटेटेड होते थे, मारते थे एक दूसरे को इस तरह, तो उनको डिस्प्ले पे रखा जाता था। डिस्प्ले पे मींस के लोग आते थे, उनको देखते थे, और इनके ये जो ज़ू लाइक माहौल थी वहाँ पे, जिस तरह लोग ज़ू में जाते हैं, जानवरों को देखते हैं, पैसे वहाँ पे देते हैं, इसी तरह यहाँ पागल खाने में आते थे, इन लोगों को देखते थे, एजाइटेड पेशेंट को इस तरह डिस्प्ले किया जाता था, इनको देखते थे, और इन लोगों को जो है इनके एसाइलम्स के जो मालिकान थे उनको पैसे देते थे, इस तरह इनको डिस्प्ले किया जाता था। हार्मलेस पेशेंट फोर्स टू बी बेग, जो हार्मलेस पेशेंट थे, हार्मलेस मीन्स कि जो मेजर डिप्रेशन के अंदर थे, जो आइसोलेटेड थे, तो उनको कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा गरीब लगते थे, बहुत ज़्यादा जो है वो आइसोलेटेड कंडीशन में होते थे, तो उनसे ये भीख मंगवाया करते थे, उनको सड़कों पे निकाल के उनसे भीख मंगवाया करते थे। रिसर्जेंस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इन यूरोप। अब रिसर्जन की बात कब आ गई? तो ये इस तरह हुआ था स्टूडेंट्स, रिसर्जेंस कहते हैं दोबारा पैदा होने को, यानी साइंटिफिक इंक्वायरी जो है यूरोप में दोबारा फिर पैदा हुई थी। तो वो कब थी? वो जोहन वीर के दौर, जो कि 1515 से लेके 1588 तक इनका दौर था। तो उस टाइम जोहन वीर जो थे, उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोपैथोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो डार्क एरा चल रही थी, तो उस दौरान इन्होंने दोबारा साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट की थी। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट फिजिशियन टू स्पेशलाइज इन मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर्स में इन्होंने स्पेशलाइजेशन की थी। ये वो फर्स्ट फिजिशियन थे जिन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइजेशन की थी। ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में कि फर्स्ट फिजिशियन कौन थे जिन्होंने स्पेशलाइज किया था मेंटल डिसऑर्डर्स में? तो ये जोहन वीयर थे, ये आपने याद रखनी है। His work were scorned by his peers and were banned by the church until 20th century। आप देखिए स्टूडेंट्स के इसके जो पीर्स थे, इसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे लोग, उन्होंने इसके काम को क्या किया? स्कॉन्ड किया। स्कॉन्ड मीन्स के उन्होंने हकीर जाना इसके काम को, इसको ताने दिए, और यानी ताने इस बेस पे दिए कि सुपर नेचुरलिटी को छोड़ के नेचुरल काजेज़ की तरफ जा रहा है, इस तरह इसको ताने दिए, और इससे कहा कि मतलब इसकी बातें गलत है, इसको हकीर जाना। और जो चर्च वाले थे उन्होंने इस पर भी बैन लगाया, 20th सेंचुरी तक इस पर भी उन्होंने बैन लगाया था, जो डार्क एरा
के जो लोग थे, जो चर्च वाले लोग थे, जो अपने चर्च के अथॉरिटी को मेंटेन रखना चाहते थे, उन लोगों ने। उसके बाद एज ऑफ इनलाइटमेंट स्टार्ट हुई। ये जो एज ऑफ इनलाइटमेंट है, तो इसमें इसको कहा जाता है ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म। यानी इसमें एज ऑफ इनलाइटमेंट जो है, तो इसमें यहाँ इनकी एक नोशन थी, इनका एक नारा था इस टाइम लोगों का। नारा ये था कि ट्रीट द मेंटल पेशेंट्स विद काइंडनेस और डू ह्यूमैन ट्रीटमेंट। यानी ये लोग कहते थे कि जितने भी मेंटल पेशेंट है तो उनको मारना, उनको बांधना, उनको रिस्ट्रिक्ट करना, असाइलम्स के अंदर उनको डिस्प्ले करना, उनसे भीख मंगवाना, ये सारी चीज़ें जो है ये बंद होनी चाहिए। उनके साथ इंसानों जैसा सलूक करना चाहिए, इंसानों जैसा उनके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसके अंदर पैनल थे, पैनल पेरिस के अंदर क्या किया उन्होंने, पेरिस के अंदर काम किया था। रिमूव चेन्स फ्रॉम पेशेंट एंड ट्रीटेड देम काइंडली एज एन एक्सपेरिमेंट फाउंड इट वाज सक्सेसफुल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जंजीरों में बंधा हुआ मेंटल पेशेंट था उसको हटाया, उसको काइंडली ट्रीट किया, एज एन एक्सपेरिमेंट उसको काइंडली ट्रीट किया और वो सक्सेसफुल रहे। इसके बाद ट्यूब का भी बहुत ज़्यादा वो इसमें नाम मिलता है इस एज ऑफ एनलाइटमेंट में। उन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश द यॉर्क रिट्रीट, ट्रेंड physicians and nurses in treating mental patient with humanity and kindness and began to change public opinion। उन्होंने एक यॉर्क रिट्रीट, उन्होंने एक ये हॉस्पिटल एक वहाँ पे खोली और उसमें ऐसे फिजिशियंस ट्रेन किए, ऐसे नर्सेस ट्रेन किए जो कि मेंटल पेशेंट जो है इनको इंसानों जैसा सलूक इनके साथ करे, इनको ह्यूमैनिटी से, काइंडनेस से इनको ट्रीट करे। और इन्होंने ये बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि लोगों की ओपिनियन जो है उसको चेंज किया जाए। यानी वो ओपिनियन के इन मेंटल पेशेंट्स को बांधना, इनको असाइलम्स में इस तरह डिस्प्ले वगैरह करना, ये जितने भी हरकत थे, गैर इंसानी सलूक थे, तो वो सब ख़त्म करना, इस तरह लोगों का ओपिनियन चेंज किया जा सकता है। इस तरह इन्होंने बहुत कोशिश की थी इंग्लैंड के अंदर। और डिक्स ने अमेरिका के अंदर ये डोरोथिया लेंडी डिक्स जो है ये एक लेडी थी, एक अमेरिकन लेडी थी। इनके लिए कहा जाता है कि ये इन्होंने जो मेंटली इल पेशेंट है उनके लिए, उनके बिहाल्फ पे एक वकील का काम किया था। इन्होंने एक एज एडवोकेट उनके लिए काम किया था। ये एक सोशल वर्कर थी उस टाइम। इन्होंने क्या कहा, अराउज्ड वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस ऑफ इन ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर द मेंटली इल एंड एस्टेब्लिश्ड 32 मेंटल हॉस्पिटल्स अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने ये जो वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस इन्होंने फैलाई कि इन ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है उसको बंद किया जाए मेंटली इल पेशेंट्स के लिए। और इन्होंने 32 मेंटल हॉस्पिटल जो है अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने बनाई हुई थी। ट्रीटमेंट फ़िलोसफीज़ कुछ मिलती हैं इसी एज ऑफ इनलाइटमेंट के अंदर। तो इसमें क्या किया गया था, क्या कहा गया था, मोरल मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू हेल्प सेटिस्फाई ए पर्सन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड इंडिविजुअल नीड्स। इन्होंने कहा कि मोरल मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी जितने भी मेंटली इल पेशेंट हैं तो उनके लिए कोशिश करना चाहिए कि उनके जो सोशल, ऑक्यूपेशनल और इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए। एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन रिहेबिलिटेटिंग ए पर्सन मोरल एंड स्पिरिचुअल सेल्फ रदर देन क्यूरिंग द मेंटल इलनेस। इन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया कि एक इंसान को मोरली और स्पिरिचुअली, उसकी मोरलिटी को, उसकी स्पिरिचुअलिटी को रिहेबिलिटेट करना चाहिए रदर देन के उसके मेंटल इलनेस को ट्रीट किया जाए। अगर मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के बजाय हम उस इंसान के मोरलिटी, स्पिरिचुअलिटी को उसकी रिहेबिलिटेट करें तो फिर वो जो मेंटल इलनेस है वो खुद से ठीक हो जाती हैं, वो आसानी से ठीक हो जाती हैं। मेंटल हाइजीन मूवमेंट का इन्होंने नाम दिया था, जिसमें फोकस्ड ऑन द फिज़िकल नीड्स ऑफ पेशेंट कीपिंग देम कंफर्टेबल। जो पेशेंट के फ़िज़िकल नीड्स है उनको पूरा किया जाए। फ़िज़िकल नीड्स अगर उनके पूरे हों तो उनको मेंटल इलनेस जो है वो हो ही नहीं सकती, उनको मेंटल इलनेस नहीं होगी। अगर वो मेंटली इल है तो इनके अगर फ़िज़िकल नीड्स को पूरा किया जाए तो वो ठीक होंगे और उनको कंफर्टेबल रखा जाए, उनके इन्वायरमेंट को जो है वो कंफर्टेबल रखा जाए उनके लिए। ये बातें इसमें की गई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये काफ़ी है यहाँ तक आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए, जो कि इसका पार्ट 3 है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बस कुछ स्लाइड्स रह गए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूँगी। तो ये यूनिट आप लोगों का, इस यूनिट का यूनिट 1 का जो लेक्चर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी।
फिर हम इसके बाद दूसरा लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को इसका पार्ट 4 पढ़ाऊँगी तो इसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।